तो वहीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर नानकमत्ता में एक भव्य और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं को भी याद किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के नानकमत्ता से तस्वीरें सामने आई, जहां महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम बड़े चेहरे मंच पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे और साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर नानकमत्ता में एक भव्य और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन है। पहली बार देश में जनजाति समुदाय के लिए अनेक कामों को आगे बढ़ाया गया है। चाहे आज हमारे बच्चों के लिए जनजातीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हो, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन तथा कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अनेक योजनाओं को प्रभावी रूप से आज देश के अंदर लागू किया गया है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में हमारी सरकार भी जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा यहाँ एक और अटल आवास योजना में आय सीमा को व्यवहारिक बनाया गया है, पहले इसे और सरल बनाया है। वहीं घर बनाने की लागत में भी बढ़ोतरी की है ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सके। हमने उधम सिंह नगर में इस योजना के तहत लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी संख्या में जनजातीय परिवारों को आज इस योजना का लाभ मिला है। इस वर्ष आए आवेदनों में लगभग 28% आवेदन जनजातीय समाज से। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उधम सिंह नगर में पहले और दूसरे चरण में सैकड़ों घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। उनके बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को लागू कर रही है। जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों और ITI संस्थानों के विकास हेतु करोड़ों रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे जनजातीय समाज के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्राप्त हो। इसके अलावा इन आश्रम पद्धति विद्यालयों को कक्षा 12 तक अपग्रेड करने का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने खटीमा में बालिका छात्रावास के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जबकि बाजपुर में 16 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से स्कूल और छात्रावासों का निर्माण किया है। इसके अलावा गदरपुर में 100 बेड का बालक छात्रावास भी बन रहा है। वहीं फाड़ू राजकीय इंटर कॉलेज में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से खेल मैदान का सौंदर्यीकरण, स्टेडियम, ऑडिटोरियम का आधुनिकीकरण और भवन की मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जनजातीय समाज की माताओं और बहनों को उनके सशक्तिकरण के लिए भी आजीविका मिशन और वन धन केंद्रों के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वो आत्मिक। तो वहीं CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तराखंड राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा। शीर्ष स्थान हासिल कर हल्द्वानी की अरीना रघुवंशी ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। अरीना की सफलता पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूरभाष के माध्यम से उनसे सीधे बातचीत की और उन्हें इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई दी। बातचीत के दौरान अरीना को उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उनकी ये सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत, कड़ा अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बन चुका है। उनकी ये ऐतिहासिक सफलता ये साबित करती है कि निरंतर प्रयास और समर्पण से किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में CBSE के 12वीं के रिजल्ट सामने आए थे। अब ऐसे में
उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली छात्रा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूरभाष के जरिए बधाई दी और ये भी कहा कि अरीना ने देवभूमि का मान बढ़ाया है और साथ ही तमाम छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। 12वीं टॉपर अरीना से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत की, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। उन्होंने कहा कि अरीना ने साबित कर दिया है कि निरंतर अगर मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अरीना रघुवंशी ने पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। राज्य ने ऊर्जा संरक्षण और साथ ही पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक बेहद सराहनीय और बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने अब हर शनिवार को नो व्हीकल डे के रूप में मानने का फैसला लिया है और इस विशेष पहल के तहत महानिदेशक सूचना ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से भावुक अपील की कि वो शनिवार के दिन अपने निजी वाहनों का उपयोग पूरी तरह बंद रखें और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए कर्मचारियों से आग्रह किया गया कि वो अपने कार्यालयों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें या फिर साइकिल से कार्यालय पहुंचे और या पैदल चलने जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाएं। सरकार का मानना है कि इस छोटे से बदलाव से न केवल भारी मात्रा में ईंधन और ऊर्जा की बचत होगी बल्कि शहरों में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या से भी लोगों को राहत मिलेगी। उधर सहकारी महकमे से शुरू हुई इस अनूठी पहल को आने वाले समय में आम जनता के बीच में एक जन आंदोलन के रूप में ले जाने की पूरी तैयारी है ताकि देवभूमि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और शुद्ध आबोहवा को सुरक्षित रखा जा सके। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से कर्मचारी और अधिकारी साइकिल के जरिए कार्यालय पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि जितना हो सके उतना ईंधन का कम इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें। अपने प्रतिष्ठानों तक पहुंचने के लिए या तो सार्वजनिक वाहनों यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या फिर साइकिल से जाएं, कारपूलिंग का इस्तेमाल करें और अगर वॉकिंग डिस्टेंस है तो पैदल ही अपने कार्यालय पहुंचे। और प्रधानमंत्री की इसी अपील को अब राज्य सरकारें आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये ताज़ा मामला उत्तराखंड देहरादून से, जहां नो व्हीकल डे शनिवार को लागू किया गया है और इस दिन सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी या तो साइकिल से कार्यालय पहुंचेंगे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए और या फिर पैदल ही कार्यालय पहुंचेंगे, ना कि अपने निजी वाहनों से। अब इस मुहिम को जन आंदोलन के तौर पर तब्दील करने की पूरी कोशिश है। राज्य में हर शनिवार को नो व्हीकल डे घोषित किया गया है और ये फैसला ऊर्जा संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे जहां एक तरफ ईंधन की खपत कम होगी, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है। जिस तरह से वाहनों के इस्तेमाल के चलते आबो हवा प्रदूषित हो रही थी, वायु की गुणवत्ता खराब हो रही थी, अब ऐसे में जहां ईंधन की खपत कम होगी और साथ साथ पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, शुद्ध आबो हवा के लिए मशहूर है, लेकिन जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा था उससे कहीं ना कहीं आबो हवा पर असर पड़ रहा था। लेकिन अब इस मुहिम के जरिए पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। ऐसे में प्रदेशवासियों से भी अपील की जा रही है कि जितना हो सके साइकिल का इस्तेमाल करें या फिर सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कुछ दिन के लिए बंद कर दें। अगर कोई ऐसी जगह है जहां आप पैदल ही चलकर पहुंच सकते हैं तो इन तमाम विकल्पों पर ज़रूर अमल करें जिससे पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुंचे, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी आप अपना योगदान दे सकें। और दूसरी तरफ जो वैश्विक संकट इस समय ईंधन को लेकर पनप रहा है, उभर रहा है, उससे देश को बचाने में अपना कंट्रीब्यूशन बतौर जागरूक नागरिक आप दें। ये अपील लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बड़ी अपील के बाद लगातार राज्य में सरकारें इस अपील का, इस मुहिम का साथ देती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून से तमाम तस्वीरें जहां तमाम सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय साइकिल से पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही,
जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क, दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक। हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजीव सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता टकुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं संभल से विजेंद्र सिंह, दिखाऊंगा आपको जमीनी मुद्दों की असली तस्वीर, हर सच बेखौफ सामने। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले, सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। भारत अपडेट की खबर पर एक बार फिर लगी मुहर। अपडेट में आपको दे रहा हूँ कि बंगाल के नए सीएम होंगे शुभेंदु अधिकारी, और थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक, वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी पहुँच गए, अमित शाह पहुँच गए, यानी कि दीदी जा रही हैं, ज्यादा है आप कह सकते हैं। 4 मई काउंटिंग डे। काउंटिंग खत्म होते ही जब पूरा देश सिर्फ नतीजे देख रहा था, भारत अपडेट अगले बड़े फैसले को पढ़ चुका था। बीजेपी जहां सीएम का नाम आखिरी पल तक रहता है सीक्रेट, जहां बड़े बड़े राजनीतिक पंडित सिर्फ लगाते रह जाते हैं कयास, वहीं भारत अपडेट ने 4 मई को ही बता दिया था कौन बनेगा बंगाल का नया मुख्यमंत्री। कहीं आप शुभेंदु अधिकारी तो नहीं कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी होने वाले हैं मुख्यमंत्री? मुझे लगता है कि एक बहुत मजबूत दावेदारी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से मुझे तो दिखाई देती है। और सिर्फ एक बार नहीं, औपचारिक ऐलान से ठीक पहले तक हम लगातार उसी नाम पर डटे रहे। हर अपडेट, हर चर्चा और हर विश्लेषण में
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। देहरादून पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली। इस कार में से करीब 1.55 करोड़ रुपए की भारी नगद धनराशि बरामद की गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कैश को छिपाने के लिए गाड़ी के भीतर बेहद शातिर तरीके से एक सीक्रेट कैबिन बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम जब रूट पर वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी, तभी महाराष्ट्र नंबर की एक लग्जरी गाड़ी वहां से गुजरी। पुलिस ने संदेह के आधार पर जब इस गाड़ी को रोककर गहनता से इस गाड़ी की तलाश ली तो वाहन के अंदर छिपाकर रखी गई नोटों की गड्डियां देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। मौके पर पकड़ी गई इस भारी रकम के संबंध में जब गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ की गई तो वो भी कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए या संतोषजनक जवाब पेश नहीं कर सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत इसकी सूचना आयकर विभाग को दी है। फिलहाल गाड़ी में सवार 3 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस और साथ ही आयकर विभाग के तमाम आला अधिकारी लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम का स्रोत क्या है और इसे राज्य में कहां और किस मकसद से खपाने की तैयारी थी। प्रतीक यादव की अस्थियां लेकर उनका परिवार देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य सीधे हरिद्वार के वीआईपी घाट के लिए रवाना हुए। आज हरिद्वार के वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ प्रतीक यादव की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया जाएगा। इस अंतिम धार्मिक अनुष्ठान के लिए घाट पर सभी जरूरी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी अपर्णा यादव एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए प्रतीक यादव की अस्थियां लेकर देहरादून पहुंची। उनके साथ शिवपाल यादव के सांसद बेटे आदित्य यादव, बेटियां प्रथमा और पद्मजा, अपर्णा यादव के पिता अरविंद बिष्ट और भाई अमन भी मौजूद रहे। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार नहीं जाएंगे। अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम को देखते हुए वीआईपी घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, जहां परिवार बेहद भावुक माहौल में अपनी अंतिम रस्में पूरी करेगा।